हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के टॉप 51 क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद उसका उत्तर मिलेगा। तो इसका फायदा ये होगा कि आप इन प्रश्नों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर आपका जवाब यहाँ पर गलत होता है तो फिर एग्जाम में गलत नहीं होगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, पीसीएस 2020। इसके अलावा अगर आप एसएससी या फिर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए। तो पहला क्वेश्चन होगा कि पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक, तो इसका जो सिंबल होता है वो आपको पता होना चाहिए। पारसेक को सिंबलाइज करते हैं पीसी से। पारसेक, पारसेक क्या है? द पारसेक इज ए यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम। यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की दूरी को मापने के लिए पारसेक इस्तेमाल में लाई गई एक इकाई है। यानी कि ये जो इकाई है वो किसकी है? ये पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है। तो ये आप याद रखना। अगला सवाल है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? सही जवाब इसका क्या बनेगा दोस्तों? याद रखना कि ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स, अगर आपने इंटरमीडिएट में साइंस लिया था तो आप ये फैक्ट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। पदार्थ के संवेग व वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, संवेग को p से करते हैं इंडिकेट, और p इक्वल टू क्या होता है? एम वी। एम इज द मास, v इज द वेलोसिटी। तो यहां पर अगर हम एम वी यानी कि ये जो p है, संवेग है, अगर उसको हम v से करते हैं डिवाइड तो हमें क्या मिलता है? ओनली m। तो हमें जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो होती है मास, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान। तो ये हमें याद रखना चाहिए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना कि अगर लड़की खड़ी हो जाएगी तो जो दोलनों का आवर्तकाल है वो क्या होगा? वो घट जाएगा। यानी कि दोलन जो होंगे वो बढ़ जाएगा, लेकिन आवर्तकाल क्या होगा? वो घट जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो पेंडुलम होता है, जैसे कि ये पेंडुलम हो गया, अगर यहाँ पर इसको लटका दिया गया, इसकी लंबाई जितनी अधिक होगी इसको दोलन करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। लेकिन अगर हम पेंडुलम की जो लंबाई है उसको कम कर दें तो इसका जो आवर्तकाल है वो घट जाता है। तो हालांकि यहाँ पर क्या होगा? दोलनों की संख्या क्या होगी? वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो लड़की के खड़े हो जाने पर क्या होगा? दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, कोई गतिमान वस्तु है उसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ पर v को 2 गुना करने के बारे में बात हो रही है। यानी कि अब नया जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो क्या होगा? 1/2 m, उसके बाद 2v का होल स्क्वायर। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, एक अनुपात निकालें, तो देख रहे हैं आपकी हाफ से हाफ कैंसिल होगा, m से m हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये जब खोलेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 4v², और ये क्या हो जाएगा? 1:4। यानी कि जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो सही जवाब इसका होगा कि गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए। तो उस स्थिति में यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, आप जानते हैं। ये हो गया हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। तो अगर हम यहां से मूव करते हैं ऊपर या नीचे की ओर यानी कि पोल्स की ओर, तो जो जी का मान होता है वो क्रमशः क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। ये बात आप याद रखना कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान सबसे कम होता है, ध्रुवों पर इसका मान सबसे अधिक होता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखना। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो जो व्यक्ति होता है वो आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि जो उसका गुरुत्वाकर्षण है वो मतलब उसके बॉडी को थोड़ा सा बैलेंस कर ले
और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स जो कंडीशन बनती है उसमें अस्थायित्व यानी कि जी जो होता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो हम बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए पहाड़ी पर चढ़ता हुआ जो व्यक्ति होता है वो आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? तो इसका क्या कारण होता है? तो देखिए, इसका जो कारण होता है कि पानी का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। आप लोग जानते होंगे पानी जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का घनत्व होता है वो सबसे अधिक हो जाता है। तो जब तापमान इससे भी कम जाता है तो जो उसका आयतन होता है पानी का वो बढ़ जाता है और पाइपें क्या होती हैं, फट जाती हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, आयतन पहले तो घटेगा, यानी कि 4 डिग्री तक इसका जो आयतन होगा वो क्रमशः कम होता जाएगा। 9 से अगर हम 4 पे आएंगे 4 डिग्री तक तो आयतन क्या होगा, वो घटेगा। लेकिन 4 डिग्री से जब नीचे जाएगा तो आयतन क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि 4 डिग्री पर जो आयतन होगा वो क्रमशः क्या होता है, वो घटता जाता है और 4 डिग्री के बाद पानी का जो आयतन होता है वो बढ़ने लगता है। तो आयतन क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर, यानी कि यहाँ पर एक नदी है, एक समुद्र में एक जहाज है जो यहाँ पर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप जानते होंगे समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। और यही वजह बनेगी कि जो जहाज की तली होगी, यानी कि अगर नदी में जहाज की तली इतनी डूबी हुई है जितना आप देख रहे हैं, तो जब समुद्र पहुंचेगा तो थोड़ा सा जहाज और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तथा त्रिज्या 1% कम हो जाए, इस यहाँ पर क्या बात हो रही है, द्रव्यमान यानी कि मास बिल्कुल सेम रहेगा, त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका सही जवाब क्या होगा, याद रखना कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान यम वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो क्या होगा, वो 2% से बढ़ जाएगा। ये आप याद रखना कि ऐसी कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो 2% से बढ़ जाएगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? तो इसका मतलब क्या होता है कि आंधी या तूफान आने वाला है। ठीक है, तो आंधी या तूफान की जब संभावना बनती है तब बैरोमीटर का जो पारा होता है वो नीचे गिरने लगता है। उड़ने से पहले विमान को रनवे पर क्यों दौड़ाया जाता है? आपने देखा होगा कि उड़ने से पहले विमान को रनवे पर दौड़ाया जाता है, और ये क्यों किया जाता है? तो दोस्तों ये इसलिए किया जाता है ताकि हम जो विमान होता है उसके लिए कार्यकारी वायुदाब को बढ़ा सकें। तो ठीक से याद रखिएगा कि उड़ने से पहले विमान को रनवे पर इसलिए दौड़ाया जाता है ताकि जो इफेक्टिव यानी कि कार्यकारी वायुदाब है वो बढ़ सके और विमान उड़ सके। ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से निकलती है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं। तो सूर्य में जो ऊर्जा है वो किसकी वजह से है? वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनती है। द्रव्य की अविनाशता का नियम किसने दिया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य की अविनाशता का नियम किसने दिया है? याद रखिएगा कि द्रव्य की अविनाशता का नियम दिया था लेवासिये ने। कब दिया था? 1789 में। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है यानी कि दूध को तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से क्रीम जो होती है वो अलग हो जाती है। ये क्रीम जो होती है वो किस वजह से अलग होती है? तो ये जो अपकेंद्री बल लगता है, ठीक है, अपकेंद्री बल। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर ये दूध है, इसको आप तेजी से यहाँ पर घुमा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टेंजेंट दिशा में बल लगता है, इसको कहते हैं अपकेंद्री बल। एक बल अंदर की ओर भी लगता है। अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर एक रस्सी को पकड़ लिया आपने
और उसको तेजी से चारों तरफ घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये रस्सी जो कि जो घूम रही है, तो अंदर की तरफ एक बल लग रहा है, इसको क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं, ठीक है। अविकेंद्री बल, ये अविकेंद्री बल होता है, और टेंजेंट दिशा में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल। तो जो दूध होता है उससे जो क्रीम अलग होती है वो अपकेंद्री बल की वजह से अलग होती है, अपकेंद्रण की वजह से अलग होती है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन में भी कपड़ा जब डाला जाता है तो उसे तेजी से घुमाया जाता है, और यहाँ पर वही बल लगता है जो कि क्रीम, जो दूध से क्रीम निकालते समय जो बल लगता है, यानी कि अपकेंद्रण बल जो लगता है, वही बल यहाँ पर भी काम करता है। तो जो अपकेंद्री बल होता है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। अपकेंद्री बल को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इतना आप याद रखेंगे। चांद पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो चांद पर जो गैसों के अणु होते हैं उनका जो पलायन वेग होता है v, ठीक है, तो v क्या होता है, ग्रेटर देन VRMS, यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए गैसें वहां पर टिकती नहीं है। तो ये आप याद रखना, अधिक नहीं होता है, कम होता है। चांद पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए गैस वहां पर टिकती नहीं है, इसलिए वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। लेस देन भू स्थिर उपग्रह, जिसको आप कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो इसका आवर्त काल कितना होता है? तो आपने देखा होगा कि जिस भी देश का जो उपग्रह होता है वो उसी देश के ऊपर बराबर रहता है, यानी कि कोई भी देश जब उपग्रह को लॉन्च करता है तो उसका जो आवर्त काल है, आवर्त काल क्या होता है, अब मान लेते हैं कि एक कोई पिंड है, यहां से चला और एक वृत्तीय दूरी तय करते हुए दोबारा यहां पर पहुंच गया, तो यहां से चलकर फिर पूरी दूरी तय करते हुए जब यहां पर पहुंच रहा है तो उसको कुल 24 घंटे का अगर समय लगता है, तो हम कहेंगे कि इसका जो आवर्त काल है वो 24 घंटे है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के प्रत्यय एक पूरा चक्कर लगाती है, कितने घंटे में, 24 घंटे में। और अगर कोई उपग्रह है जो 24 घंटे में अपना एक आवर्त पूरा करता है, तो वो पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है उसके सापेक्ष ही रहेगा, यानी कि जिस देश पर वो लॉन्च किया जाएगा, जिस देश के ऊपर, वहीं पर वो बना रहेगा। तो यही वजह होती है कि भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं उनका आवर्त काल 24 घंटे का रखा जाता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखना कि ऐसी कंडीशन में पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आएगा। इसको क्या कहते हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर कोई चीज फेंका जाएगा वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, और इस वेग को कहते हैं पलायन वेग, इंग्लिश में कहते हैं इसको एस्केप वेलोसिटी। वर्षा की बूंद का आकार गोल होता है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह होती है पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए, केस नली क्या होती है, एक पतली सी नली होती है कांच की बनी हुई, और इसका जो व्यास होता है, व्यास क्या होता है, ये वृत्त हो गया, तो ये केंद्र हो गया, इसका केंद्र से परिध तक की जो दूरी होती है त्रिज्या होती है, और त्रिज्या का जो दोगुना होता है ये व्यास होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो केस नली बनेगी उसके अंदर भी तमाम वृत्त बनेंगे, तो अगर उसका व्यास दोगुना कर दिया जाए तो जो जल की सतह है, यानी कि क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि एक यहाँ पर ग्लास हो गया, इसमें पानी भरा हुआ है, एक केस नली आप इसमें डाल देते हैं तो इसमें कुछ न कुछ पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका व्यास, यानी कि अगर केस नली जितनी मोटी हो जाएगी, अगर व्यास को दोगुना कर दिया जाएगा तो जो पानी इसमें चढ़ेगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है, हाफ। तो ये आप याद रखना कि अगर व्यास दुगना कर दिया जाएगा तो चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी की इकाई क्या होती है? क्या आप बता सकते हैं कि विस्कोसिटी की इकाई क्या होती है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्कोसिटी की इकाई होती है पॉइज। क्या होती है? पॉइज, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा कि आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था वो प्लवन पर दिया था, तैरने पर दिया था। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है।
तो ये जो आभासी कमी होती है ये उस पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये जो सिद्धांत है ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज थियरी। न्यूटन मीटर ये किसका मात्रक है? क्या आप बता सकते हैं कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? याद रखिएगा कि न्यूटन मीटर जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, याद रखना। अब ये जो क्वेश्चन है वो पीसीएस 2015 में पूछा गया था। सवाल है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है कहां पर? ये हमारी हो गई पृथ्वी, ठीक है, और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, बीचों बीच जो रेखा इसे दो हिस्सों में बांटती है वो हो गया इक्वेटर, यानी कि इसे क्या कहेंगे आप? विषुवत रेखा भी कहेंगे। और जो पृथ्वी है एक उसके अंदर उसका केंद्र भी होगा। तो पृथ्वी का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। ये आप याद रखना, ध्रुवों पर उसका जो भार होगा वो मैक्सिमम होगा। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो तारे हैं, हमारा जो सूरज है वो भी एक तारा है, और सूरज की जो ऊर्जा है वो किस वजह से है? वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से है। तो यही चीज जो होती है वो अप्लाई होती है तारों में भी, स्टार्स में भी। तो तारे जो होते हैं वो ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त करते हैं, नाभिकीय संलयन से। ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत पर की थी? तो याद रखना कि अणु बम की जो खोज की गई थी वो ऑटो हान के द्वारा की गई थी, और अणु बम की जो खोज थी वो यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर की गई थी। अगला सवाल होगा कि हाइड्रोजन बम के पिता, यानी कि हाइड्रोजन बम को सबसे पहले किसने बनाया था? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जवाब होगा हंगरी के एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था एडवर्ड टेलर। क्या नाम था इनका? इनका नाम था एडवर्ड टेलर, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1908 में, मृत्यु हुई थी 2003 में, ठीक है। अब अगला सवाल होगा कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो तीनों आप याद रखना, ऑटो हान ने अणु बम की खोज की थी, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की, और परमाणु बम की खोज किसने की थी? अगर ये सवाल पूछा गया तो जवाब आपका बनेगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या नाम था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। तो ये आप याद रखना, ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दो सवाल बनते हैं, कब किया गया था और क्यों किया गया था? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण है E = ½ mc², लेकिन इन्हें 1921 में जो नोबेल मिला था वो इस द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए नहीं मिला था, बल्कि ये जो पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था वो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये जो नोबेल मिला था वो किसके लिए मिला था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए। तो ये आप याद रखना। मैनोमीटर किसकी इकाई है? मैनोमीटर ये किसकी इकाई है? तो याद रखना कि मैनोमीटर के द्वारा जो गैसों का दाब है उसको मापा जाता है, ठीक है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम आपको बताना है। याद रखना, इसको कहा जाता है एक्टियोमीटर। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं एक्टियोमीटर। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करने की एक युक्ति है, इसे आप याद रखना। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। फेदोमीटर नाम आपने सुना है। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? फेदोमीटर से क्या मापेंगे आप? ये आपको बताना है। फेदोमीटर, तो याद रखना कि फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग क्या मापने में होता है? पायरोमीटर, तो पायरोमीटर के बारे में, यह ताप मापने की इकाई है, लेकिन मामूली ताप नहीं, जब तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक है, और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जब माप करना होता है तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार आप लोगों से गलती होती है। याद रखना कि एक माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। कितना होता है?
1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल में कितना कैलोरी होता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक जूल में होता है 0.24 कैलोरी। ठीक है, याद रखना। चांदी की जो ऊष्मीय चालकता है तांबे की ऊष्मीय चालकता से कम होती है या अधिक होती है? तो जो चांदी है वो तांबे से कहीं अधिक सुचालक है, इसलिए इसकी जो ऊष्मीय चालकता होगी वो तांबे की ऊष्मीय चालकता से क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। एक टेबल पंखा है, उसको एक बंद कमरे में आप रख दें तो हवा ठंडी हो जाएगी क्या, या गर्म हो जाएगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, अगर टेबल फैन को आप बंद कमरे में चलाएंगे तो अंदर की हवा थोड़े टाइम के बाद बहुत अधिक गर्म हो जाएगी। तो सही जवाब बनेगा हवा जो कि वो गर्म होती जाएगी। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। तो ये जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये है किरचॉफ का नियम। तो ये आप याद रखेंगे, किरचॉफ ने दिया था यह नियम। निम्न तापी इंजनों, जिसको कहते हैं आप क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, इसका प्रयोग कहां पर होता है? तो याद रखना कि जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। ये क्वेश्चन यूपीएससी की परीक्षा 1995 का है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले वाष्पित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपने कपूर देखा होगा, कपूर को आप रख दें, थोड़े टाइम बाद कपूर जो होता है वो वाष्पित होकर उड़ जाता है, वो लिक्विड में नहीं बदलता है। और अगर इस प्रकार से कोई प्रक्रिया होती है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और इसकी जो हिंदी होती है वो क्या होती है? ऊर्ध्वपातन। तो अगर कोई ठोस पदार्थ है द्रव में बदले बिना वाष्पित हो गया, उसे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्य की सतह का ताप कितना है? सूर्य की सतह का ताप कितना है? याद रखना, यह है 6000 केल्विन। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाए तो जो आपेक्षिक आर्द्रता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना कि जो आपेक्षिक आर्द्रता है वो जो है घट जाती है, यानी कि घटती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या है? यानी कि आप जानते होंगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ये दो तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि माध्यम में ये संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है वो ध्वनि तरंग है। तो जो अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, उसका जो उदाहरण है वो है ध्वनि तरंग। लेकिन जो प्रकाश है वो उसमें स्त्रिंग और गर्त बनता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इस प्रकार अगर कोई तरंग चलती है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है वो है प्रकाश, और अनुदैर्ध्य तरंग का जो उदाहरण है वो है ध्वनि। श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो याद रखना कि अगर कोई ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होगी तभी वो हमको सुनाई देती है। तो ये आप याद रखना। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये आप जानते होंगे। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है फोटॉन। क्या कहते हैं? फोटॉन। अब ये सवाल देखिए, यूपीपीसीएस 2015 का सवाल है और इस वीडियो का आखिरी सवाल भी। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा गया है, पत्थर की आभासी गहराई क्या लगेगी आपको? तो वास्तविक गहराई के बराबर लगेगी क्या? नहीं, ये हमेशा इसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। ठीक है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से सेशन से आपको बहुत सारा फायदा हुआ होगा, बहुत सारे नए फैक्ट आपने सीखे होंगे। तो रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।